Sir, see, recording is progress. இப்ப இருக்கு. நேத்து இல்ல சார். இப்ப வருதுங்க சார். இப்ப பாஸ் ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன்லாம் இப்ப இருக்குது. நேத்து வரக்குள்ள அது வேற மாதிரி இருந்துச்சு சார். நம்ம கையே வைக்க முடியாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமா சார், கொடுத்தீங்கல்ல அதுல இதுதான் நேத்து காட்டுங்க. அதான் सत्र में आप सभी गणमान्य विद्वत जनों का अभिनंदन करती हूँ, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं आज के प्रथम सत्र की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर किरण तिवारी मिश्रा जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमें अपना अमूल्य समय दिया। मैं पुनः हिंदी विभाग की ओर से आपका आगाध्यक्ष डॉक्टर एस प्रीति जी, डॉक्टर एस रजिया बेगम जी, सृजन लोक प्रकाशन समूह के निर्देशक संपादक श्री संतोष श्रेयांश तथा डॉक्टर इस्लाम जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके प्रयत्नों से यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। मैं इस कार्यक्रम में आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी शोधार्थियों का, शिक्षक गणों का आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य विषय शोध प्रविधि है और जिसमें शोध के महत्व, उसकी चुनौतियों तथा उसके विभिन्न आयामों पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं विषय विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि हम सभी शोधार्थियों के लिए हमें लाभ होगा, हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। इसके पश्चात मैं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस प्रीति जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे आज के सत्र की मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अन्य गणमान्य विद्वत जनों का स्वागत करें। आमंत्रित हैं धन्यवाद प्रीति जी। धन्यवाद संचन। वनकम, नमस्कार। आज के इस 6 दिवसीय हमारे संकाय विकास कार्यक्रम एवं अल्पकालीन पाठ्यक्रम के दूसरे दिन के पहले सत्र में मैं एसआरएम विज्ञान एवं मानविकी संकाय के हिंदी विभाग एवं सृजन लोक प्रकाशन समूह के तरफ से आप सबों का कि हमारी दूसरे सत्र की हमारी विशिष्ट हमारी जो गेस्ट हैं प्रोफेसर किरण मिश्रा जी का मैं तहे दिल से अपने पूरे विभाग के तरफ से, सृजन लोक परिवार के तरफ से मैडम आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैडम वरिष्ठ कवियत्री एवं लेखिका भी हैं और प्राचार्य के रूप में कार्यरत है कन्हैया लाल विष्णुचरण कॉलेज बुंदेलखंड। मैडम, जैसे कि आपका शोध, आज का हमारा जो विषय आपने लिया है शोध की गुणवत्ता, मुझे लगता है कि शोध में एक शोधार्थी के लिए एक हीरे जैसे है, जिसको हम जितना तराशेंगे उतना ही वो उतनी चमकेगी। वैसे ही शोध होता है, जितना हम उस पे डेप्थ में जाएंगे हम उतना ही हमारे शोध जो होगा वो उसका फल हमें बाहर मिलेगा। और शोध करने के लिए शोधार्थियों को जुनून बहुत जरूरी है। जहां तक मुझे लगता है, शायद मैम भी इस चीज से सहमत होंगी कि जुनून बहुत जरूरी है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं। तो मैम का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस पटल में जितने भी हमारे प्राध्यापक गण एवं विद्यार्थी, जितने भी शोधार्थी लोग जितने भी इसमें जुड़े हैं, आज के आपके व्याख्यान से हम सब लाभान्वित होंगे। मैम, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ और आप इस अपने बिजी शेड्यूल में आप यहाँ हमारे आमंत्रित के इसके लिए आभार मैम। आपका स्वागत है मैम। स्वागत। धन्यवाद मैम। डॉक्टर किरण तिवारी मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं उनका एक
सभी से करवाना चाहती हूँ। तिवारी मिश्रा जी हैं। मैडम, आपने समाज शास्त्र विषय में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आप भारतीय समाज शास्त्रीय सभा की सदस्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की समाज शास्त्रीय सभा की आजीवन सदस्य हैं। मैडम, आपका शोध क्षेत्र में अन्यतम योगदान रहा है। आपकी पुस्तकें समाजशास्त्र एवं भारतीय समाज प्रकाशित हो चुकी हैं तथा साथ ही साथ आपके 32 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। यह शोध के क्षेत्र में निस्संदेह एक महान उपलब्धि है। आप प्रतिष्ठित पत्रिका वर्षते ही सहायक संपादक भी हैं। वर्तमान में आप केएलवीसी महाविद्यालय बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में प्राचार्य के पद को सुशोभित कर रही हैं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपने वक्तव्य एवं आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मंच पर आमंत्रित हैं डॉक्टर किरण तिवारी मिश्रा जी। नमस्कार। जिसमें मुझे शोध की गुणवत्ता पे अपने कुछ विचार रखते हैं। शोध की गुणवत्ता पर मेरा जो कथन है दो मुख्य बातों पर आधारित होगा। तो शुरू करती हूँ। आशा रखती हूँ बच्चे से लाभान्वित होंगे और हम लोग भी शायद कुछ अच्छा कर पाए शोध को लेकर। पहला, शोध की गुणवत्ता के परंपरागत अभिप्रायों के अलावा भी क्या कोई ऐसी बात है जिस पर चर्चा की जा सकती है, और शोध करते समय शोधार्थी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि शोध की गुणवत्ता बनी रहे। सबसे पहले हम पहली बात पर आते हैं। शोध की गुणवत्ता को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। शोध की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए शोध की गुणवत्ता को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। शोध की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए सांख्यिकी की सारी विधियों का प्रयोग कर लिया जाता है। काई टेस्ट से लेकर जेट टेस्ट के जरिए उसके मानक विचलन भी निकाल लिए जाते हैं, पर क्या उससे शोध में गुणवत्ता आ जाती है? ये बहुत बड़ा विचार करने का प्रश्न है। भारत के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शोध को लेकर संकाय बने हुए हैं। शोध के लिए सरकारी और गैर सरकारी छात्रवृत्तियां हैं, तमाम परियोजनाएं हैं। बावजूद इसके शोध की गुणवत्ता को लेकर तमाम सवाल यथावत बने हुए हैं और तभी शायद हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। शोध की संकल्पना और उसका महत्व किसी भी आवश्यकता के आधार पर निर्मित होता है। जब हम केवल खानापूर्ति के लिए शोध करते हैं तो उसकी गुणवत्ता का कम होना या शोध का गुणवत्ता विहीन होना तय है। भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहा है उसकी मौलिकता को लेकर बहुत बड़ा संकट है। मौलिकता का सीधा संबंध मूल्य से है। जो भी सेमिनार, संगोष्ठी, विभागीय शोध, पीएचडी या छात्रवृत्ति आधारित शोध हो रहे हैं उनमें से लगभग 90% शोध का कोई मूल्य नहीं है। बाजार और नीतिकारों का उन शोध कार्यों से कोई संबंध नहीं है। जाहिर सी बात है ऐसे शोध केवल काम चलाऊ होते हैं जिनका गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में या तो कुछ अच्छे खुले दिमाग वाले और शोध के प्रति निष्ठा रखने वाले अकेडमिशियन को पहचान कर एक बॉडी बनाई जाए और उन शोध कार्यों का कड़ाई से मापन करें, या इनको बंद कर दिया जाए क्योंकि अपने खराब रूप में परंपरा बन जाते हैं। चलाए रखना भी संस्थान की मजबूरी हो जाता है। साथ ही इनके चलने से शोध और भी बदतर स्वरूप में हेलो, आवाज आ रही है क्या?
आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही है आपकी आवाज। तो हम लोग शोध पे बात कर रहे थे कि शोध की गुणवत्ता को लेकर कुछ और बातें ऐसी हैं जिनका मैंने अनुभवजन अवलोकन किया है, मैं उसको आपसे शेयर कर रही हूँ। संस्थानों के व्यवसायीकरण के चलते पीएचडी की सीट भरने के चक्कर में भी शोध की गुणवत्ता के साथ भारी खिलवाड़ चल रहा है। यदि छात्र के पास पैसा है तो वह शोध की डिग्री कैसे भी किसी भी तरह प्राप्त कर लेता है। और इसमें मजे की बात यह है कि तमाम प्रोफेसर संस्थाएं लगी हुई हैं, काम किसी और का, नाम किसी और का हो रहा है। शोध छात्र को पता नहीं है कि उसका टॉपिक क्या है, उसका वाइवा हो जाता है, निजी संस्थान भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें फीस मिल जाती है, और चूंकि वो स्वावित्त पोषित हैं तो नियमों के अनुपालन में उन्हें छूट मिल जाती है। असली समस्या और शायद बहुत बड़ी समस्या यही है। मेरा यह अनुभव है कि शोध को लेकर छात्र बहुत गंभीर होता है शुरुआती दिनों में, लेकिन जैसे ही उसे कोई शॉर्टकट पता चलता है तो उसका मन शोध से उचट जाता है। प्रत्येक छात्र अपने स्नातक परास्नातक के पाठ्यक्रम में शोध की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को जरूर पढ़ा होगा। मैं उन बातों का यहाँ उल्लेख नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ आप सबके साथ हूँ और आप इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए मैं समस्या के मूल पर आती हूँ। जब भी शोध की बात आएगी, खासतौर से समाजशास्त्र में हम जब शोध की बात करते हैं तो अगस्त काउंटे से शुरुआत होगी और दुर्खिम की रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पर जाकर बात समाप्त हो जाएगी। इसी पद्धति के सहारे कार्ल मार्क्स और वर्तमान में शोध किए जाएंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है शायद? हेलो की आवाज पहुंच रही है, सुन रहे हैं? हाँ, आवाज पहुंच रही है। ओके, थैंक यू। एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसके सहारे उत्तर आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ वह छूट जाता है और वह है मैक्स वेबर का बेयरस्टेइन मेथड। जब पहली बार मैक्स वेबर ने कहा कि घटनाओं के अर्थ को जानने के लिए किसी मापनी की जरूरत नहीं है, बल्कि घटनाओं को कर्ता द्वारा दिए गए अर्थ से जाना जाए, ये बात परंपरागत जो शोध करते हैं, शोधकर्ता हैं, उनको समझ में कम आती। उनका कारण एक तो ट्रेडिशनल रिसर्च कंडीशनिंग है और दूसरा गुणवत्ता को ऑब्जेक्टिविटी का पर्याय बना देने वाले तमाम प्रयास है। सब्जेक्टिविटी के आधार पर रिसर्च कैसे किया जाए, रिसर्च में पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट क्या प्रभाव रखते हैं, इस पर भी पर्याप्त चर्चा परिचर्चा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक बात जो विशेष रूप से कहनी है वह यह है कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण किसी भी उत्पादन की गुणवत्ता उसके अधिकतम उपभोग में देखता है। शोध ऐसा हो जिससे बाजार में उसकी कुछ वैल्यू या मूल्य। अब यहाँ पर ये लगेगा कि मैं शोध के व्यावसायिकता की गुणवत्ता को गिराने का कारण अभी बता रही थी और अभी कह रही हूँ कि व्यावसायिक होना चाहिए शोध, ना गुणवत्ता बढ़ेगी। असल में दोनों में कहीं विरोधाभास नहीं है, पर यह विरोधाभास दिखता है। जब व्यावसायिकता से एथिक्स गायब होते हैं तब हर एक चीज की गुणवत्ता गिरती है। बाजार में टिकना है तो गुणवत्ता को बनाए ही रखना होगा, नहीं तो आज नहीं तो कल उत्पादन अपने को सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब गुणवत्ता हो लेकिन गुणवत्ता केवल उसका व्यवसायीकरण इतना ज्यादा ना कर दिया जाए, लेकिन ऐसा शोध हो जिसके जो प्रोडक्ट के रूप में काम है। विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने होंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर पहचानी है और मैंने यहाँ पर मुझे लगता है अगर वो हो तो शायद शोध बहुत बेहतर ढंग से सामने आए हमारे। तो जैसे शोध पर मोस्टली यूनिवर्सिटी ये कहती हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, कैसे शोध कराएं। तो एक तो शोध पर बजट बढ़ाया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शोध और पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए हमें और भी कई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है वो वही पुराना ढर्रे से चला आ रहा है, उसमें चेंज बहुत जरूरी है। देश में लगभग 500 विश्वविद्यालय हैं और उन सभी में शोध की स्थिति बेहतर हो ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में खासकर उत्तरी और बिहार के राज्यों में जो विश्वविद्यालय है उनमें शोध की स्थिति बेहद चिंताजनक है। राज्य उन्हें शोध के लिए धन नहीं देते हैं, बुनियादी ढांचे और साइंटिफिक फैकल्टी की कमी है,
नई तकनीकी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, शोध संस्थान अपने अच्छे शोध को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। जैसे CSIR और DBT जैसी जो शोध संस्थाएं हैं वो उद्योग जगत के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, वैसे विश्वविद्यालयों को भी करना पड़ेगा, तभी हमारा शोध एक स्तरीय शोध के रूप में सामने आ पाएगा। फैकल्टी की हर जगह बहुत ज्यादा कमी है, बच्चे ज्यादा है, फैकल्टी कम है, इस दिशा में भी सोचना होगा। शिक्षा का पेशा है उसको आकर्षण बनाने के लिए वेतन भी बढ़ाओ, भत्ते भी होने चाहिए, और एक ऐसा समाज में, एक सोसाइटी में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि एजुकेशन से आप रिलेटेड हैं, अगर आप कोई प्रोफेसर हैं, कोई लेक्चरर हैं, तो आप सोसाइटी में सबसे अपर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आज जब लोग बात करते हैं आपस में तो कहते हैं कि क्या टीचर है, क्या प्रोफेसर है, अरे नहीं, मतलब उसको दोयम दर्जे का समझते हैं। तो एक ऐसा माहौल डेवलप करना पड़ेगा कि उसे एक समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त। शिक्षण के पैसे को आकर्षण बनाने के लिए प्रोफेसर को वेतन भत्तों की बढ़ोतरी के साथ साथ और भी चीज करनी है। मतलब खाली ये नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाए चले जा रहे हैं, 10 सालों से वही विषय पढ़ा रहे हैं। उनके एजुकेशन को और डेवलप करने के लिए कार्यशाला जैसी आयोजन जो आज होते हैं वो औपचारिक होते हैं, वो औपचारिकता को हमें खत्म करना पड़ेगा। विदेशी विश्वविद्यालय जो है देश में आए, उनका कैंपस यहाँ पर खुले, उनमें नियमन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ ऐसे कानून सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे कानून लेके आए कि वो कैंपस हमारे यहाँ खुले। शोध का सारो दामोदार जो है सरकारी संस्थाओं के पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निजी संस्थाओं को भी ये मिलना चाहिए और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास भी होना चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि शोध ज्यादातर जो हो रहे हैं वो निजी संस्थान में हो रहे हैं और बहुत ही दोयम दर्जे के हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। PhD की उपाधि को उपयोगी, गुणवत्तापूर्ण तथा विश्व स्तरीय बनाने के लिए आयोग शिक्षाविदों, शोध निर्देशकों और वैज्ञानिकों को संवेद रूप से ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे पुनरावृत्ति और नकल वाले विषयों तथा सामग्री पर रोक लगे। मौलिक चिंतन और नवाचार युक्त समाज, हितकारी तथा समस्या उन्मूलक शोध का विकास। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषयों के चयन को बढ़ावा मिले। हेलो, सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? सुन रहे हैं। आवश्यकता जो भी हो शोध के अंतर्गत, उसके विषय के चयन को बढ़ावा मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा में शोध की व्यवस्था क्यों की गई है, इस पर थोड़ा विचार हमें करना होगा, इसलिए कि शोध के माध्यम से नए विचारों, नए अनुसंधानों को सामने लाया जा सके, जिससे समाज को दिशा और औद्योगिक क्रांति को बल मिले। लेकिन आज जो हम शोध देख रहे हैं वो खाना पूर्ति के लिए होते हैं और वो उन विषयों पर आधारित होते हैं जो बहुत पुराने हैं विषय। जैसे अगर हमने फैमिली पे करना है शोध कोई, तो हम वही लेंगे कि संयुक्त फैमिली हो, एकल फैमिली हो, और फिर वो संयुक्त फैमिली में वही सारी हम शोध करके वही सारी प्रॉब्लम लाएंगे जो आज से 20 साल पुरानी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज संयुक्त फैमिली का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो बदल गया, उसकी प्रॉब्लम्स बदल गई है। एकल फैमिली की प्रॉब्लम्स चेंज हो गई। हम वही पुरानी 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी बात एकल फैमिली के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। या हम मैरिज को उठाते हैं, मैरिज के लिए हम वैसी सारी की ये विवाह होता है, वो विवाह होता है, वो विवाह होता है, और उस पर शोध करते हैं। विवाह में पहले बात तो ये इस तरह से अब विवाह नहीं होते, एक लव मैरिज हो गई, एक अरेंज मैरिज हो गई, कोई इस तरह का तमाम तरह के जो विवाह बताए वो नहीं होते। और फिर उन विवाह में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नई जुड़ गई हैं, जो विवाह को या तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं या बहुत बुरा कर रही हैं। तो वो नई चीजों को कोई पढ़ना या जोड़ना नहीं चाहता। उच्च शिक्षा में शोध की व्यवस्था क्यों की गई है, इस पर नए हमको विचार लाने होंगे, अनुसंधान को सामने लाना होगा, इससे हम बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। साथ ही भारत का जो विश्व अनुसंधान में मैं जब देखती हूँ तो उसका प्रतिशत है 2.7 या इससे थोड़ा इधर उधर होगा, क्योंकि ये हो सकता है करेंट डेटा ना हो, जबकि आबादी के अनुसार भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो ये बड़ा मतलब जब ये देखते हैं कि प्रतिशत 2.7 या 2.10 हो,
तो ऐसा लगता है कि बताइए, जब हम विश्व में दूसरे नंबर पे है, हमारे पास इतनी जनसंख्या है, तो हमारा शोध का प्रतिशत इतना कम क्यों है? भारत में जो शोध हो रहे हैं वो जीवन और समाज में क्या उपयोगिता है उनकी, इसका मूल्यांकन करने वाला कोई नहीं। शोध करना है, कोई भी विषय ले लिया, शोध करा दिया, गाइड ने शोध के लिए हामी भर दी, 2 लोगों के पास रिपोर्ट गई, ओके हो गई, शोध उनका हो गया, आगे डॉक्टर लग गया। लेकिन बाजार में उसकी उपयोगिता क्या है, प्रोडक्ट के रूप में क्या वो आ गया है शोध, या वैसे ही उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि उससे उस शोध को हम बंद करके एक पुस्तक के रूप में लाइब्रेरी में रख देते हैं, दैट्स इट, बस हो गया, हमारे आगे डॉक्टर लग गया, अब हमने ज्वाइन कर लेना है, हमको लेक्चरर बन जाना है, प्रोफेसर बन जाना है, और हमारा शोध का क्या विषय था ये भी हमें याद नहीं रहता। भारत में जो शोध हो रहे हैं, कई बार ऐसे भी शोध होते हैं जो शासन की नीति और नीतियों पर, योजनाओं पर होते हैं और बहुत ही गुणवत्ता युक्त और श्रम साध्य होते हैं, पर उनकी अनुशंसाओं को संबंधित विभाग पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं और ना ही उपयोग में उसको लाता है, मतलब देखना ही नहीं चाहता। तो बताइए फिर नए शोध का मतलब क्या? आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडेक्स का चलन है, खासकर विज्ञान और तकनीकी के विषयों के लिए। तो शोध पर प्रकाशन की स्थिति और महत्व को ये इंडेक्स प्रतिपादित करता है। कला, वाणिज्य और विधि आदि विभागों के लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इंडेक्स का चलन हो। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निःशुल्क जो शोध पत्रिकाएं हैं, वो मुझे ध्यान नहीं आता, एक आध हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन ऐसी पत्रिकाओं को सामने आना चाहिए जिसमें बिना पैसा दिए, बिना फीस दिए शोध को हम पत्र को हम उनको दें और वो उसका अध्ययन करके, वहां पर भी ऐसे लोग बैठे हों जो वो देखें कि हमारा शोध पत्र का स्तर है और उसे पब्लिश करें। पीएचडी की उपाधि को उपयोगी बनाने के लिए शोध विषयों को विषयवार विस्तृत सूची प्रतिवर्ष विद्वानों, नीति निर्धारकों, तकनीकी विशेषज्ञ जो होते हैं उनको, शिक्षाविदों को, वैज्ञानिकों को कलेक्ट किया जाए, इकट्ठा करा जाए और उनको दिखाया जाए और उनसे निरंतर उसमें संबंधन होता रहे, ऐसा कुछ किया जाए। शोध कार्य हेतु आर्थिक मदद के लिए यूजीसी को सीएसआर के तहत जो कारपोरेट घराने हैं वो औद्योगिक संस्थानों के लिए आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कारपोरेट जो जगत है, कारपोरेट जो घराने हैं, वो शोध में अपना पैसा लगाकर शोध के स्तर को बढ़ा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और सरकार अगर इसके लिए प्रयास करे तो मुझे लगता है शोध के लिए पर्याप्त धन, जो धन की कमी हम कहते हैं, तो पर्याप्त धन होगा। शोध पंजीयन के लिए लिखित परीक्षा के साथ साथ शोध रूपरेखा की नवीनता तथा शोध प्रविधि की दृष्टि से बारीकी से परखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो शोध की परीक्षा हो रही है, शोध जिस तरह से कराए जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि करीब 20-25 सालों से उसी विधि से कराए जा रहे हैं, उसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए। शोध मूल्यांकन प्रक्रिया में भी बदलाव समय की मांग है। अभी अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन 2 बाहरी परीक्षक करते हैं। शोध जो हम लिखते हैं उसकी 2 प्रतियां बाहर चली जाती हैं, चेक कर दी जाती हैं, उनकी जो जिनके पास जाती हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, उनकी अनुशंसा पे मुख्य की परीक्षा हो जाती है और शोध की उपाधि दे दी जाती है। शायद ही ऐसा कोई प्रकरण होगा जिसमें कोई शोधार्थी मौखिक परीक्षा में असफल हुआ। अगर मौखिक परीक्षा में शोधार्थी असफल नहीं हो रहा है, कोई कारण ही नहीं है, तो उसको कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसको क्यों कराया जाए? मौखिक परीक्षा का एक स्तर होना चाहिए, शोध तभी स्तरीय होगा। अगर मौखिक परीक्षा केवल एक खानापूर्ति होगी तो शोध की उपाधि मतलब एक थोक के भाव में सामने आती है। शोध परीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। शोध ग्रंथ में जो गलतियां, कमियों का जिक्र किया जाता है, ये मैंने देखा है अधिकांशतः जब शोध में कुछ गलतियां होती हैं तो वो केवल बता दिया जाता है कि आपके शोध में ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, लेकिन उनका सुधार तथा उनका समावेश नहीं किया जाता। अब समय की मांग है कि शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें कुछ बेहद जरूरी कदम उठाने चाहिए। मैंने 2-3 पॉइंट नोट किए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ।
एक तो मौखिकी के पूर्व लिखित परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। जो भी लिखित परीक्षा हो वो शोध ग्रंथ पर आधारित हो। प्रश्न पत्र मूल्यांकन करने वाले बाहरी परीक्षक के द्वारा तैयार किए जाए। विश्वविद्यालय मौखिक और लिखित परीक्षा के आधार पर ग्रेड के साथ पीएचडी उपाधि प्रदान करे। जब ये ग्रेड सिस्टम बनेगा तो जो पीएचडी होगी उसमें डिवाइडेशन हो जाएगा कि भाई ये अच्छी है, ये उससे कम अच्छी, ये उससे कम अच्छी। तो एक तो स्टूडेंट में जो शोधार्थी हैं उनमें कंपटीशन की भावना हुई कि हम अपना सबसे सर्वोत्तम, अपना 100% दें, एक ये बात आएगी। और दूसरा ये है कि ग्रेड सिस्टम में हमको ये पता भी चलेगा कि ये पीएचडी के जो की गई है, जो आई हैं इस समय, जो बच्चों को पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड हुई है, उसमें कितने बच्चों ने कितना अच्छा किया है, कितना कम अच्छा किया। तो एक ग्रेड सिस्टम की परंपरा चलनी चाहिए। तो विषय की व्यावहारिकता के लिए बहुत जरूरी है। इससे शोध की गुणवत्ता बढ़ेगी और शोध की वैल्यू भी बढ़ेगी। मेरे समझ में शोध को लेकर, शोध की गुणवत्ता को लेकर मेरे जो विचार थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं जानती हूँ आप बहुत प्रबुद्ध लोग मेरे साथ हैं और इससे भी बेहतर विचार आपके पास होंगे, लेकिन मैं अभी इतना ही समझ पाई तो मैंने आपके साथ शेयर किए। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और शोधार्थी से मैं यही कहूँगी जो भी उनके प्रश्न हैं वो प्रश्न मुझे वो बता सकते। धन्यवाद मैम। मैम मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने जो कहा कि ऐसे आप प्रस्ताव है जैसे कि पीएचडी जब आप थीसिस रखने से पहले एक बार। पीछे बहुत आवाज आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही, पीछे बहुत आवाज आ रही है। हाँ अब बोलिए। अब सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? हाँ बोलिए। मैम आपने जैसे बोला कि आप जब अपने शोध प्रबंध को जब आप सबमिट करने से पहले एक लिखित एग्जाम बच्चों को रखना चाहिए करके, क्या रिटन एग्जाम जिसपे आपने कहा कि रिटन एग्जाम रखना चाहिए। जब हम एंट्रेंस करते हैं बच्चों लोगों का तब एक रिटन एग्जाम होता है जो बच्चे एमफिल नहीं होते हैं। तो ये जो आप रिटन एग्जाम की जो आपने एक प्रस्ताव रखी, किस बेस पे आप कह रहे हैं? शोध के बेस पे जो ग्रेड सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बताती हूँ मैम आपको। जैसे एक हम एंट्रेंस रखते हैं तो उसमें तो ये है कि वो बच्चे, सभी बच्चे काबिल हैं शोध करने के लिए, हमने ये उसका रिजल्ट दे दिया। लेकिन फिर हम उनको कहते हैं आप विषय चयन करें, है ना। तो विषय जब वो चयन करके आते हैं तो उस विषय के अंतर्गत अगर हम वो लेते हैं उनका एक रिटन एग्जाम, मतलब हम रिटर्न एग्जाम जरूरी नहीं कि एक पेपर के रूप में सामने आए, हम ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं कि ये कुछ प्रश्न है। अगर आप ये विषय ले रहे हैं तो आपने कितना अध्ययन किया है इसके बारे में, कितना पता लगाया है, तो आप पहले से प्रिपेयर हैं कि नहीं है। अगर आप उसके विषय में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तो फिर आप शॉर्टकट अपनाएंगे। इसलिए हम वो जब इस तरह से प्रश्न करेंगे बच्चों से और इस तरह से पेपर उनके सामने रखेंगे, कुछ अपने क्वेश्चन रखेंगे, कुछ प्रश्न रखेंगे, कहेंगे कि आप आराम से इनके बारे में रिटर्न में हमको बता दीजिए, हम यहीं बैठे हैं। तो अब क्या होगा कि वो जो बच्चा वाकई करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो तो ये करेगा कि उसे पता है कि इसके बाद हमारा एक रिटर्न होगा, तो उसकी पढ़ाई करेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। और नहीं तो फिर बच्चा उसको आगे हम उसको नहीं जाने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे, ये करेंगे। लेकिन मैम उसके लिए कोर्स वर्क एग्जाम्स रखे जाते हैं बच्चों पे, आजकल कोर्स वर्क एग्जाम रखे जाते हैं। जैसे ही उनका एक डीसी मीटिंग खत्म होने के बाद ही उनका कोर्स वर्क एग्जाम रखा जाता है इस उनके विषय से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच मैम। दूसरी चीज मैम जो आपने मुझे जो अभी आपने बताया कि बच्चों में जो वो दो तरह के जो आजकल का जो व्यवसायिक जो हम बोलते हैं बिजनेस होते जा रहा है, ये जो पीएचडी जो है, क्योंकि एक कंपल्शन हो गया है, पीएचडी करना एक कंपल्शन हो गया और सबको लगता है कि हमें जल्दी जल्दी अपनी पीएचडी कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं वो लैकिंग, वो गुणवत्ता हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं गिर रही है। तो हाँ, जैसे कि हर जगह पीएचडी सब आप उसी में, लेकिन
मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ही कभी-कभी ऐसा होता है, क्योंकि हम सिर्फ अभी शोधार्थियों को ही अगर हम लोग बोलेंगे तो वो भी गलत होगा, या फिर हम शोध निर्देशक को भी बोलेंगे तो भी। लेकिन मुझे लगता है कि आपने यस 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 आपने सुना होगा, तो मैंने ये कहा था कि कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ प्रोफेसर इस काम में लगे हुए हैं कि भाई आइए आप, मैं आपका शोध पूरा तैयार कर दूंगा, आप मुझे इतना दे जाइए, दैट्स इट। अब यहाँ नाम लेके हम कोई झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये मेरा मतलब पूरा शोध की गुणवत्ता जो मैंने बात कही, और जो शायद आप लोग भी कहेंगे, हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है कि किसी तरह जो शोध का स्तर आज से 25 साल पहले था, कम से कम उतना तो हम कायम रखें। अब आप सोचिए कि जो हमारे बड़े जब शोध करते थे और पीएचडी होती थी, तो 100 लोगों में एक कोई पीएचडी वाला होता है ना, तो और उसका अपने विषय पे कमांड होता था, और विषय के इतर भी जो उसने अपना सब्जेक्ट लिया शोध के लिए, उसके इतर भी उससे जानकारी होती। आज हालत ये है कि जब इंटरव्यू के लिए प्रोफेसर और लेक्चररशिप के लिए जब इंटरव्यू के लिए आते हैं बच्चे, और उनसे पूछा जाता है आपका शोध विषय क्या है, तो वो एक बार सोचते हैं, फिर धीरे से देखते हैं, फिर बताते हैं। बताइए, ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो आपने शोध क्या किया, है ना। तो शोध का तो मतलब ही है कि किसी भी चीज को पूरी तरह खंगाल लेना एकदम से, बिल्कुल जैसे ये समझ लिए कि दाल चावल और चना और वो सब मिक्स हो गए हैं, और आप धीरे धीरे उनको खंगाल के अलग कर रहे हैं, धीरे धीरे चुन रहे हैं। शोध वो चीज है, अगर आप उस तरह से नहीं करेंगे तो फिर शोध नहीं होगा। अच्छा, कई जगह ऐसा है बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन जब एक पूरी सोसाइटी में वो देखते हैं कि एक प्रोसेस चल रही है बैकडोर वाली, तो फिर वो उधर भागने लगते हैं। ऐसा नहीं, मैं शोधार्थी को बिल्कुल खराब नहीं कहूंगी, लेकिन ये उस एज का फैक्टर है, जिस एज में वो है कि जब वो देखेंगे कहीं से शॉर्टकट हो रहा है और ये मेरे से कम अच्छा पढ़ने वाला है, लेकिन इसकी पीएचडी हुई जा रही है और मेरा नहीं हो पा रहा है, तो वो उस शॉर्टकट को अपनाते हैं। अच्छा, इसमें एक व्यवहारिक बात एक और भी है, कई जगह गाइड बहुत हेरिस करते हैं। मैं सबको सॉरी कहते हुए ये बात पुनः कहूंगी कि कई जगह गाइड ऐसा होता है कि मतलब गाइड का मतलब है आप उनको पूरी तरह से गाइड करें उस विषय के अंदर, लेकिन गाइड क्या करेंगे, देख लो तुम, अपना समझ लो, तुम देख के आओ, चलो ये लेके आओ, उनको टालने वाली जो प्रवृत्ति, तो अंत तक वो हेरिस होके क्या करता है कि भाई शॉर्टकट अपनाता है, किसी से लिखवाता है, उनको गाइड को भी देता है, उधर लिखवाने का भी देता है, और इनके प्रकार किसी तरह सबमिट कर देता है। तो इन सब पे बहुत ही डीपली हम लोगों को सभी को ध्यान देना होगा। हम बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम विश्वविद्यालय से कह सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन जो एक व्यवहारिक पक्ष है, जो बहुत ही जरूरी पक्ष है, वो हमारे साथ है। हम प्रोफेसर जो है, हम लेक्चरर जो है, जिनके पास शोध कराने की वो है, तो वो किसी भी तरह इस तरह से तो कम से कम बात करें कि एक स्टूडेंट अपने को इजी फील करे और शोध के लिए उसका मन तैयार। मेरा बस इतना कहना है। और भी कोई प्रश्न हो आप तो मुझे बता सकती हैं, स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं, मैं अभी यही हूँ। धन्यवाद मैम। चलिए, तो शोध की गुणवत्ता, मैं ये खत्म कर रही हूँ। और उससे पहले रजिया जी, आपको पता है मुझे निकलना है, है ना? एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि ग्रेड सिस्टम होनी चाहिए, और एक आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया यहाँ पर। ये हम सब भी महसूस किए होंगे जब हम लोग पीएचडी कर रहे थे कि पीएचडी में कोई ग्रेड सिस्टम नहीं है। पीएचडी सिर्फ एक अवार्ड है जो नाम के सामने डॉक्टर लग जाता है, लेकिन काफी बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पीएचडी भी होती है, वो भी डॉक्टर होता है, एक सामान्य से पीएचडी भी डॉक्टर होता है। तो अगर उसके पास ग्रेड होगा, उसके पीएचडी का वैल्यू जो होता है वो उस तरह से आएगा ग्रेड होकर, तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई प्रोसीजर है या कोई उसके उस तरह से कुछ हम लोग आगे जो है सुझाव भेज सकते हैं, और भेज सकते हैं तो हम लोग कहाँ पर जो है मिलकर जो है इसका भेज सकते हैं कि पीएचडी के लिए ग्रेड सिस्टम बनाया जाए, क्या किया जाए? रजिया जी, देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी
जो आपने कही कि जो ग्रेड सिस्टम होता है वो डिफरेंसेस करेगा अच्छी और बुरी पीएचडी के बीच में, है ना। अभी तो हालत ये है कि बुरी पीएचडी इतनी हो रही है कि अच्छी पीएचडी को चलन से बाहर कर रही है अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार। तो ग्रेड सिस्टम से हमें पता होगा कि ये जो है स्टूडेंट वाकई इसने अच्छा काम किया और इस तरह की पीएचडी को मार्केट वैल्यू भी होगी, प्रोडक्ट के रूप में भी आएगी सामने। लेकिन अब हम ये बात कहाँ रखें? तो सबसे पहले तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी के वीसी के पास ये बात रखनी चाहिए और वीसी के ही थ्रू कोई भी बात आगे जाती है जो सरकार तक पहुंचती है। तो अगर हम बहुतायत में हर यूनिवर्सिटी वाले, है ना, से जुड़े कॉलेज वाले इस तरह की बात उठाएं, अगर बार बार, होता क्या है कि ज्यादातर जो बातें उठ रही हैं या उठाई जाती हैं प्रोफेसर द्वारा, वो उनके वेतन भत्ते के लिए, उनके डिपार्टमेंट में कुछ बुक्स वगैरह या लाइब्रेरी की बुक्स, इस तरह की चीजों के लिए उठाए जाते हैं। लेकिन अब देखो पूरे इंटरनेशनल अगर उस पे देखें हम तो सारे कुछ चेंज हो रहा है, एजुकेशन तो बहुत ही अलग तरह से सामने आ रहा है। तो अब हम लोगों को भी बदलना होगा और इन सारी चीजों को, जैसे एक पीएचडी हो गई या फिर जो एजुकेशन का सिस्टम बना हुआ है कि बीए कर लो, बीएससी कर लो, फिर एमए कर लो, एमकॉम या एमएससी कर लो, और ये इसका थोड़ा सा इतने विषय को लेकर बीए करना है, इतने विषय, इस विषय को लेकर एमए करना है। भाई 3 क्यों पढ़े बीए में? हम कहते हैं जब अल्टीमेटली हमें समाजशास्त्र पढ़ना है, अल्टीमेटली हिंदी पढ़ना है, तो हम पहले सालों में हम हिंदी पढ़े। एक ये मेरा विचार है, इससे इतर भी हो सकता है। तो ऐसे विचारों को लेकर अपने अपने कॉलेजों से हमें अपनी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो भी जिसकी यूनिवर्सिटी है उनको रखना चाहिए और एक पूरे देश के स्तर पर हमें इस बात को उठाना चाहिए। कुछ एक पॉइंट, जैसे अभी यही पीएचडी का ले लीजिए, तो पीएचडी में जो डिग्री वाला पॉइंट है ये हमें उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये चीज हम लोगों को भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा चुभती है कि हमने इतनी मेहनत से पीएचडी की और हमारी पीएचडी और उसकी पीएचडी जो हमारे साथ था, जो बैकडोर से ले आया, वो उसकी पीएचडी में कोई डिफरेंसेस नहीं, वो तो सेम हो गई, है ना। तो इस बात को भी हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए प्रोफेसर और लेक्चरर। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, नमस्ते मैम, मैं जयराम कुमार बोल रहा हूँ। अच्छा मैम, आपने जो पीएचडी ग्रेड के संदर्भ में जो आप बात कर रही हैं, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी स्कॉलर अगर किसी सुपरवाइजर के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो ग्रेड सिस्टम हो सकता है कि जो सुपरवाइजर हैं वो अपने अनुसार जो है ग्रेड देंगे, तो उसमें तो हम किसी स्कॉलर का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा मतलब पीएचडी लिख रहा है या किस तरह से उसके पीएचडी का हम मूल्यांकन करेंगे। तो ये तो हो सकता है कि कोई मतलब जो सुपरवाइजर हैं वो ज़्यादा प्रभावित होकर उसको ए ग्रेड भी दे सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आप मूल्यांकन उसका पूरे प्रॉपर वे में हो सकता है। मुझे मतलब जो लग रहा है मैडम, इस पे आप अगर कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा, मैं यही जानना चाह रहा था। आपका शुभ नाम क्या है? जयराम कुमार पासवान। हाँ जयराम जी, मैं एक बात यहाँ पर कहूंगी कि जैसे आपने देखा होगा कि अब तो ये प्रोसेस हो गई है जब हम कॉपी चेक करते हैं कि जिसमें कॉलेज के नाम नहीं डले होते हैं कॉपियों में, केवल कोड डला होता है, ठीक है ना, और हम सब कॉपी चेक करते हैं और उसमें नंबर देते हैं। लेकिन आपने कभी ये देखा या उन प्रोफेसरों ने जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये देखा कि रेयर ही कभी ऐसा हो जाए कि कोई किसी को कॉपी पे जबरदस्ती नंबर ज्यादा दे दे? वैसे ऐसा होता नहीं है, जितना लिखा गया उतना ही हम लोग देते हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि नाम के साथ कॉपी आती थी, बंडल आते थे तो उसमें नाम लिखा होता था कि ये कॉलेज, और हमारी ही कॉलेज की कॉपी हमारे पास आती थी, हमारे ही स्टूडेंट की, लेकिन हम लोग उतने ही नंबर देते थे जितना बच्चा लिखता था। तो ये एक नैतिकता का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि ये इस नैतिकता को कोई भी लांघने की कोशिश करेगा। ये तो हो गई एक नैतिकता की बात। और अगर व्यवहारिक पक्ष इसका देखें तो उसमें ये हो सकता है कि हम एक पैनल बनाए, सरकार एक ऐसा पैनल बनाए, यूनिवर्सिटी एक ऐसा पैनल बनाए जो कि सुपरवाइजर उनको ग्रेड तो दे सकता है, लेकिन उस पैनल के देखरेख में वो पैनल इस चीज को देखेगा कि आपने ए ग्रेड कैसे दे दिया, ये ए ग्रेड के लायक नहीं। उस पैनल में अलग अलग विभाग से, जैसे प्रोफेसर हों, कुछ समाज वैज्ञानिक हों, कुछ
और भी फैकल्टी हो, तो वो अलग अलग जो रहेंगे तो वो सब मिलके ऐसा नहीं कर सकते कि उस प्रोफेसर को सपोर्ट करें और गलत पीएचडी को एक ग्रेड दे दें। मुझे लगता है आप मेरे उत्तर से सेटिस्फाइड होंगे। जी मैम, हेलो। लेकिन हाँ जी मैम, जैसे हमारे यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में जैसे डीसी कमेटी का जो चयन होता है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी जो लोग होते हैं, तो वो तो उस आधार पर सिलेक्शन किया ही जाता है, लेकिन अब वो उसमें जो है गुणवत्ता कितनी रह जाती है, और जिस तरह से जो है आपने जैसा बहुत अच्छी बात कही मैडम की, किस तरह से जो है आज पीएचडी को लेकर काफ़ी पैसे देकर जो है एडमिशन लिए जा रहे हैं। खास करके हमारे भी बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जो एक सेमेस्टर में ही काफ़ी पैसे लगा रहे हैं, और वो बच्चे इतना पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मैं पीएचडी करूँगा तो हमारा जो है 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे, इंटरव्यू में हम इंटरव्यू दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तो निश्चित तौर पर इस तरह से गुणवत्ता को लेकर तो थोड़ी सी समस्या है ही। जरूरी है कि हम इस चीज़ों को कैसे देख पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मायने रखता है मैम। तो निश्चित तौर पर आपकी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक नई दिशा प्रदान करेगी जरूर मैम। धन्यवाद मैम। एक चीज और है जयराम जी कि चीजें एकदम से नहीं सुधरेंगी। देखिए, आप देखिए कि कितने वर्षों से यही ढर्रा चल रहा है पीएचडी के लिए, है ना। लेकिन हम एक प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे सुधरना ही पड़ेगा चीजों को, क्योंकि एजुकेशन मुझे लगता है किसी भी राष्ट्र के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। आज हम बड़े फक्र से कहते हैं कि इतने इंजीनियर हमारे अमेरिका में, इतने डॉक्टर्स हमारे अमेरिका में, इतने वहां पर हैं, और एमबीए की डिग्री लिए इतने स्टूडेंट हैं, पूरे विश्व में हमारे यहाँ के भारतीय स्टूडेंट हैं। तो किस बेस पे कहते हैं? इसी बेस पे ना कि उन्होंने एक बेहतर मतलब एजुकेशन लिया, या आईआईटी आईआईएम से निकले वो जो है, तो वो स्टूडेंट की वहां पर बाहर विदेशों में वैल्यू है। तो क्यों है? क्योंकि आईआईटी आईआईएम का ने अपना स्तर ऐसा बना रखा। तो अगर हम अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेजों से, अब आप समझ लीजिए एक कॉलेज में अगर 10 बच्चा पीएचडी कर रहा है और हम 10 को ये कहें कि नहीं, हम इलीगल ढंग से नहीं, इस तरह से नहीं, या हम नहीं कर रहे हैं इलीगल, लेकिन आप जो ये ना शॉर्टकट अपना रहे हैं ना, कैसे भी कॉपी पेस्ट करके लेके आओ, नहीं, फ्रेश चीज आप करिए, आप पढ़िए। अगर बच्चों को इस तरह से हम करें तो क्या होगा? जो बच्चे नहीं कर सकते हैं इस तरह से, नहीं मेहनत करना चाहते, शॉर्टकट अपनाना चाहते, वो चले जाएंगे, चले जाएं। हम 10 को करा रहे हैं, हम 5 को कराएंगे, 3 को कराएंगे, 2 को कराएंगे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने 2 बच्चों को पीएचडी कराई और वो पूरी तरह अच्छे ढंग से कराई। वो बच्चा अगर पीएचडी करके निकलेगा तो अपने विषय में पारंगत होगा, है ना। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो लाइफ का मूल मंत्र है, कि आपको अगर खुद से सेल्फ सेटिस्फेक्शन है तो लाइफ बढ़िया होगी, और लाइफ बढ़िया होगी अगर आपकी और सब व्यक्तियों की धीरे धीरे इस तरह से, तो सोसाइटी अच्छी होगी। तो सोसाइटी के को अच्छे परिष्कृत करने के लिए, अच्छा रखने के लिए भी ये हमारा बहुत अमूल्य योगदान होगा कि हम बच्चों को ना सिर्फ शिक्षा अच्छी दे, बल्कि आगे अगर वो कदम बढ़ा रहे हैं पीएचडी के रूप में या किसी अन्य रूप में, तो हम उन्हें ये भी बताएं कि मेहनत कितनी जरूरी होती है, क्यों आवश्यक है ना। क्योंकि एक शिक्षक या एक प्रोफेसर अगर अपने विषय में पारंगत नहीं है, उसके पास अपना स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा मूव कर सकता है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। जी मैम, धन्यवाद मैम। ओके। हेलो 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 हेलो। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि किसी और का अगर कोई और प्रश्न है तो वह विशेषज्ञ जी से आप पूछ सकते हैं। अब आप कंचन आगे बढ़ जाइए। जी मैम, जी मैम। धन्यवाद मैडम, आपने विस्तार पूर्वक शोध पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, उत्तराधुनिकता में शोध की गुणवत्ता पर विस्तृत जानकारी साझा की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे शोध का तुलनात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया, शोध के व्यवहारिक बिंदुओं पर भी आपने चर्चा की। इसके लिए हिंदी विभाग आपका बहुत बहुत आभारी है। अब मैं डॉक्टर इस्लाम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर इस्लाम सर।
धन्यवाद कंसना। मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। आ रही है सर, आ रही है। मेरा एक प्रश्न था, धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जी सर आ रही है। जी बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान परिस्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं, आप भी कार्य कर रही है, शोध निर्देशक है, हम लोग भी है, तो इस परिस्थिति में जो शोधार्थी और शोध निर्देशक के बीच में जो अंतर संबंध होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, और शोधार्थी और शोध निर्देशक के बीच में दरारें आ रही है, काफी दरारें देखने को हमें मिलती है। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते, आपकी राय में जानना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? शोधार्थी को आप सिर्फ अल्प समय के लिए आपसे जुड़ाव ऐसा महसूस मत करिए कि उसका जुड़ाव आपसे अल्प समय के लिए। आप ये सोचें कि हमें पूरी लाइफ में इसे ऐसा ज्ञान देना है, ऐसा शोध कराना है जिससे ये लाभान्वित हो। और जब हम एक स्नेह के साथ एक उसकी लाइफ के लिए एक अच्छे विजन के साथ उससे जुड़ते हैं, है ना, और उस समय हम इस तरह से बात नहीं कहते कि नहीं नहीं भाई हमारा तो इतना से इतना टाइम है, इसी के बीच में आप आना है, या मैं आपको हफ्ते में 1 ही दिन दे पाऊंगा, ये ना कह के फ्री करते हैं अगर हम उसको कि बेटा आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी हमसे मिल सकते हो, कभी भी अपनी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व कर सकते हो। और हम उसे एक अपना होमली एक इंट्रोडक्शन हम रखते हैं, उसके साथ होमली एक रिलेशन रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जब आप अपने शोधार्थी को इस तरह से लेंगे तो वो भी आपके साथ 100% देगा और एक स्वस्थ और अच्छी परंपरा चल पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद मैडम। मैं इसीलिए आपसे ये प्रश्न किया हूँ कि वर्तमान जो परिस्थिति जो आए दिन न्यूज पेपर में जो देख रहे हैं, शोधार्थी और शोध निर्देशक के बीच में काफी दरारें देखने को मिलती है, न्यूज पेपर में आ जाती है। अगर शोधार्थी अगर फीमेल है, शोध निर्देशक अगर मेल है, तो झूठ का माने इल्जाम लगा देते हैं कि हेरेसमेंट लगाने, ठीक है, आए दिन ये हो रही है। तो ये जो एक परंपरा बनी है, जैसे आपने कही है, अच्छी बात कही है कि आजकल जो शोधार्थी जो है वो कम समय के लिए उनके माने के शोध का कार्य पूरा करके डिग्री लेना चाहती है। ये एक मेरे में जहां तक मेरे समझ में आ रही है कि सब कम समय में जब काम पूरी नहीं हो पाती है, शोध निर्देशक अगर स्ट्रिक्ट है तो उन पर क्या हो जाती है, ये इल्जाम लगाती है। तो ये परिस्थिति आजकल गुजर हो रही है, माने लोगों को सामना करना पड़ेगा, चाहे ये बात सामने नहीं आई है लेकिन हकीकत की दृष्टि से ये हो रही है। ये स्थितियां माने काफी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो इस क्षेत्र में इसको रोकने के लिए जो आपने जो सुझाव दिया है, ये तो है ही, लेकिन इस सुझाव को लोग क्या नजरअंदाज कर देती है। क्योंकि देखिए मैम, एक शोधार्थी और एक शोध निर्देशक अगर मेल हो, शोधार्थी अगर फीमेल हो, या शोध निर्देशक ये जो इल्जाम लगाकर वो लोग देखती है कि इस तरह के मेरे साथ इंटरप्ट करूंगी, यहाँ पर इंटरप्ट करके अपनी एक बात कहूंगी कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो छात्र के रूप में जुड़े या एक टीचर के रूप में जुड़े या किसी अन्य रिश्ते के रूप में जुड़े, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक ऐसी लाइन होती है जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए। और अगर हम ये देखें कि सामने वाला उस लाइन को, उस मर्यादा को पार कर रहा है, तो हमें निश्चित रूप से उसको समझाना चाहिए, और अगर वो नहीं समझता तो हमें कड़े कदम उठाना चाहिए। उस कड़े कदम में हम ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको शोध नहीं कराऊंगा या कराऊंगी, और आप अपना बिहेवियर सुधारेंगे जब आप उस तरह से उनसे बात करेंगे या उनको समझाएंगे, क्योंकि वो ये उम्र जो है बहुत नाजुक होती है। तो इसमें हम उन बच्चों को ये समझा सकते हैं कि नहीं, ये फौरी तौर का आकर्षण है, या इस तरह की बातें अगर आपने की हैं तो ये गलत है। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे कि हमने ये गलत कहा तो आप पछताएंगे। तो जब हम इस तरह का माहौल रचने लगेंगे तो धीरे धीरे इस तरह की समस्याएं भी कम होने लगेंगी। मुझे लगता है ये 1% समस्या है, शोर इसमें ज्यादा है
और अगर मैं अभी यही शोध करूं कि भाई ऐसा किन किन प्रोफेसर और के साथ हुआ है किन किन यूनिवर्सिटी में, तो मुझे नहीं लगता कि 1% से ज्यादा ये इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। तो इन घटनाओं को उस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है। ये उन बच्चों का एक तरह से कहना चाहिए जो संस्कार मिले हैं वो शायद इतने परिपक्व नहीं मिले, इतने सही नहीं मिले हैं, तो वो भटक जाते हैं। तो अगर कोई छात्र भटक रहा है तो उसको रास्ते पे लाने का काम तो हम प्रोफेसर ही करेंगे ना, हम लेक्चरर करेंगे, हम मास्टर ही करेंगे ना। तो ये जरूरी है कि हम उनके भटकाव को रोके। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे ये बातें साझा करके। हम लोग भी लेकिन आए दिन तो समाचार पत्रों में की खबरें हमें देखने को मिलती है, इसलिए मैंने शेयर किया हूँ। इतना कम समय में शोध के जो विषय जो है, शोधार्थी शोध के जो गुणवत्ता जो है, शोध की प्रविधि पर जो आपने बहुत सुंदर रूप से अपनी प्रस्तुति दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान से हमारे जो इस ग्रुप से जुड़े जो आज के शोधार्थी है, प्राध्यापक गण है, सबको इस विषय पर एक अच्छी जानकारी ये मिली है और उनके शोध कार्य में आगे बढ़ने के लिए ये काफी मददगार साबित होगी। तो इस चंद शब्दों से मैं आपको हिंदी विभाग की ओर से और सृजन लोक प्रकाशन की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैम। ये शुक्रिया अदा कर, इसके साथ साथ ही आगे भी उम्मीद है कि हिंदी डिपार्टमेंट और शोध के किसी भी विषय पर कोई भी समस्या पर आपसे बात करेंगे हम लोग, और बात करके जो शोध की जो समस्या जो है इसका हल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के। मैं सृजन लोक और आप सबका की बहुत आभारी हूँ और मुझे लगता है समय समय पर इस तरह के सेमिनार गोष्ठियां वगैरह होनी चाहिए जो हमारे छात्रों के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आप सबको और सुनती, अगले कार्यक्रमों को भी सुनती, लेकिन आज मैं निकल रही हूँ, मेरे यहाँ एग्जाम है बच्चों के, तो मैं आप सबका धन्यवाद देती हुई नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारा द्वितीय दिवस का पहला सत्र यही समाप्त होता है। मैं सभी शोधार्थियों से विनम्र निवेदन करती हूँ और सभी विद्वानों से कि कृपया दूसरे सत्र के लिए 11:40 पर आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।